ओके जी। तो बेटा ये लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे और रीज़न वही है, इनडायरेक्ट टैक्स के जो अपडेट हैं नवंबर 22 एग्ज़ाम के, वो एक बार अपन कंप्लीट कर लेते हैं। ज़्यादातर अमेंडमेंट वही हैं जो कि मई 22 एग्ज़ाम के थे, तो ज़्यादातर चेंजेस नहीं है। आपको अपने नोट्स अपने साथ रखने हैं और उसी चैप्टर वाइज जैसे अपन ने पढ़ा था उसी प्रकार से अपडेट भी अपन देखेंगे। तो चालू करते हैं, पहला अमेंडमेंट करते हैं और वो चैप्टर है सप्लाई अंडर जीएसटी से। ओके जी। तो फर्स्ट अमेंडमेंट क्या है देखिए। अमेंडमेंट कह रहा है एक्टिविटीज ऑब्लिक ट्रांजेक्शन बिटवीन ए पर्सन अदर देन एन इंडिविजुअल एंड इट्स मेंबर ऑब्लिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स फॉर कंसिडरेशन इंक्लूडेड इन स्कोप ऑफ सप्लाई। पहले अपन देखते हैं हुआ क्या है। अर्लियर सप्लाई ऑफ गुड्स बाय अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्सन टू मेंबर treated as supply of good schedule 2 of CGST. Said para has been omitted from schedule 2 with effect from 1/7/17. New clause AA has been inserted in subsection 1 of section 7. This include the following activity with the scope of supply. Activity or transaction by a person other than individual to its member or constituent or vice versa for cash, deferred payment or other valuable consideration. देखिए बहुत सिंपल सा अमेंडमेंट है। आपको अगर याद हो तो हम एक शेड्यूल 2 पढ़ते थे। क्या कहता था शेड्यूल 2? शेड्यूल 2 बताता था वो कौन किस एक्टिविटी को सप्लाई ऑफ गुड्स कहेंगे और किसको सप्लाई ऑफ सर्विस कहेंगे। जब हम शेड्यूल 2 में एक्टिविटीज पढ़ते थे तो एक लास्ट एक्टिविटी आती थी कि अगर कोई अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी या एसोसिएशन ऑफ पर्सन अपने मेंबर्स को गुड्स बेच रहा है तो उसे सप्लाई ऑफ गुड्स ही मानना है, सप्लाई ऑफ सर्विस करके ट्रीट नहीं करना है। याद करिए, मैं आपको कहता था कि गोकुलधाम सोसाइटी वाला एग्जाम्पल याद करिए, मैं देता था इसके लिए। तो मैं आपको क्या बोला था कि जैसे कोई सोसाइटी है, वो अपने सदस्यों को कोई सेवा दे रही है, तो नॉर्मली ये माना जाता है कि सोसाइटी जो पैसा लेगी उसे सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे। पर अगर सोसाइटी लिए गए पैसों के बदले में गुड्स देती है अपने मेंबर्स को, तो शेड्यूल 2 क्लियर कि अगर गुड्स इन तो उसे सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। ये शेड्यूल 2 था। पहली चीज, वो वाला जो पॉइंट है शेड्यूल 2 का, अब वो हट चुका है। यानी वो जो अनइनकॉर्पोरेट बॉडी वाला पॉइंट था ना, गुड्स देंगे वाला पॉइंट ये अब ऑमिट हो गया है। तो पहला अमेंडमेंट तो ये हो गया, वो पॉइंट हट गया। तो शेड्यूल 2 से वो वाला पॉइंट डिलीट हो चुका है, अब नहीं है। और ये अमेंडमेंट रेट्रोस्पेक्टिवली करा है, जब से जीएसटी आया था तब से करा है, 1 जुलाई 17 से, मतलब रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट है। ध्यान रखना अच्छी तरह से। और सेक्शन 7(1) हमारा क्या था याद करिए। 7(1)A 7(1)B याद है सबको? ऐसे सेक्शन थे जो सप्लाई बताते थे। ए बताता था कंसिडरेशन वाली एक्टिविटी, बी बताता था इंपोर्ट, सी बताता था विदाउट कंसिडरेशन। ठीक है ना। अब इन्होंने क्या करा, शेड्यूल 2 में तो पॉइंट हटा दिया और एक नया पॉइंट 7(1)AA इंट्रोड्यूस करा। तो ये नया वाला क्लोज क्या कर दिया गया है, ऐड कर दिया। तो सप्लाई का जो स्कोप बताने वाला सेक्शन है 7(1), उसमें 3 क्लोज थे पहले, ए बी सी। अब उसमें चौथा क्लोज ऐड हुआ है, ए बी सी तो है ही, AA और ऐड हुआ है। क्या यहां तक आपको समझ में आ गया क्या? तो क्लोज ए बी सी है, साथ में क्लोज AA। हाँ जी। तो बेटा जो शेड्यूल 2 का वो लास्ट पॉइंट था वो डिलीट कर दिया, और उस पॉइंट को डिलीट करके एक नया पॉइंट ऐड करा है सेक्शन 7(1) में। 7(1) जिसमें ऑलरेडी 3 क्लोज थे, ए बी सी, उसमें एक नया पॉइंट ऐड हुआ है AA। तो क्लोज AA में क्या कहा गया है उसके ऊपर चलते हैं। तो देखिए अब ये क्या कह रहे हैं, सेक्शन 7 सबसेक्शन 1
क्लोज डबल ए में कहा गया कि ये एक्टिविटी जो बोल रहे हैं उसे सप्लाई माना जाएगा। बेटा चक्कर क्या था, रिसेंटली कुछ कोर्ट के जजमेंट आए थे और वहां पे बोला गया था कि अगर कोई पर्सन अपने मेंबर्स को ही सप्लाई करता है गुड्स या सर्विस, तो उसे सप्लाई नहीं माना जाएगा। कोर्ट यह कहती थी सप्लाई मत माने, क्योंकि जब कोई पर्सन अपने मेंबर्स को सेवाएं दे रहा है तो वो तो सेल्फ सर्विस है। जब सेल्फ सर्विस है तो उसे वन पर्सन टू अदर पर्सन कैसे माना जाए? और जब वन पर्सन टू अदर पर्सन नहीं माना जाए तो कुछ कोर्ट ने क्लब्स को, सोसाइटीज को ये बेनिफिट दिया कि उनके द्वारा परफॉर्म की गई एक्टिविटी जिसके लिए वो पैसा किससे लेते हैं, अपने मेंबर से, उसे सप्लाई नहीं मानेंगे। जब सप्लाई नहीं मानेंगे तो जीएसटी किस बात का? ऐसे करके बहुत सारे क्लब, सोसाइटीज उन जजमेंट की दुहाई देकर बच रहे थे, क्योंकि पूरे के पूरे जीएसटी एक्ट में स्पेसिफिकली ये मेंशन नहीं है कि क्लब या ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अपने मेंबर्स को जो सेवाएं दी जाएगी, एक्टिविटी परफॉर्म की जाएगी, उसे सप्लाई मानेंगे। केवल शेड्यूल 2 में एक रेफरेंस था कि अगर अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी अपने मेंबर्स को गुड्स दे तो उसे सप्लाई ऑफ गुड्स मानना है। वहां पे भी सर्विस वर्ड नहीं था, जबकि क्लब और सोसाइटी ज्यादातर तो सेवाएं देती। उसी को खत्म करने के लिए इन्होंने रेट्रोस्पेक्टिवली जीएसटी को अमेंड करा। इन्होंने क्या जुगाड़ बैठाया, शेड्यूल 2 का तो पॉइंट डिलीट करा और एक नया पॉइंट वो सप्लाई के कॉन्सेप्ट में ऐड करा, और सप्लाई के अंदर 71AA इंट्रोड्यूस करा और कहा कि कोई भी एक्टिविटी जो कोई पर्सन करता है अदर देन इंडिविजुअल, पर्सन कौन करने वाला होना चाहिए? इंडिविजुअल के अलावा का पर्सन। और वो एक्टिविटी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल किसको कर रहा है, किसके लिए कर रहा है? अपने मेंबर्स के लिए कर रहा है, या फिर मेंबर्स कर रहे हैं कुछ एक्टिविटीज किसके लिए? उस पर्सन के लिए, चाहे कैश के लिए करें, चाहे डेफर्ड पेमेंट के लिए करें, चाहे अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन के लिए करें, तो उस एक्टिविटी को 71AA के तहत ऑलवेज सप्लाई ट्रीट किया जाएगा। ड्यू टू दैट अमेंडमेंट अब आज की तारीख में किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं रह गया। इन्होंने क्लियर कट लॉ बना दिया है कि अगर कोई पर्सन अदर देन इंडिविजुअल अपने मेंबर्स को, अपने मेंबर्स के लिए कोई एक्टिविटी करता है, या वाइस वर्सा, चाहे पैसे के लिए करे, चाहे डेफर्ड पेमेंट के लिए करे, चाहे अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन के लिए करे, तो उस एक्टिविटी को ऑलवेज क्या माना जाएगा? सप्लाई। और ड्यू टू दैट वो कोर्ट के सारे जजमेंट अब आज की तारीख में क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। तो ये लॉजिक के साथ इन्होंने 2 अमेंडमेंट करे सेक्शन 7 के तहत। वापस से बोलता हूं क्या है सप्लाई के अंदर अमेंडमेंट क्या है। पहला अमेंडमेंट, शेड्यूल 2 के अंदर जो क्लब मेंबर वाला पॉइंट था वो हटा दिया है, फर्स्ट अमेंडमेंट। उसको हटाकर एक नया पॉइंट ऐड करा है 7(1) में। 7(1) जिसमें ऑलरेडी 3 क्लोज तो थे ABC, नया क्लोज ऐड कर दिया 71AA। और उस नए क्लोज में क्या कहा गया है? वापस से कहता हूं, उस नए क्लोज में ये कहा गया है, मात्र ये 3 लाइन है, इसको पर फोकस करें। एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शन बाय ए पर्सन अदर देन इंडिविजुअल टू इट्स मेंबर, बाय ए पर्सन अदर देन इंडिविजुअल टू इट्स मेंबर, और वाइस वर्सा फॉर कैश, deferred payment or other valuable consideration will be included in the scope of supply। तो इसे हमेशा क्या माना जाएगा? स्कोप ऑफ सप्लाई। देखो एक लाइन में पढ़ा देता हूं, इस अमेंडमेंट का इंटेंशन देखिए, इट्स टू पुट एन एंड टू द एम्बिग्विटी वेदर एक्टिविटी इन्वॉल्विंग सप्लाई ऑफ गुड और सर्विस बाय पर्सन टू इट्स मेंबर फॉल विद इन द स्कोप ऑफ सप्लाई और नॉट। तो क्यों किया गया अमेंडमेंट? ताकि कंफ्यूजन खत्म हो जाए कि अगर कोई पर्सन अपने मेंबर्स के लिए कोई एक्टिविटी करता है, चाहे गुड्स की या सर्विस की, तो उसे सप्लाई माना जाए कि नहीं माना जाए। तो अब से जवाब है ऑलवेज माना जाए, किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं रह गया। रीजन बीइंग इन्होंने अमेंडमेंट कर दिया 71AA में। तो ये पहला अमेंडमेंट है, सप्लाई चैप्टर में यही एक अमेंडमेंट है जो कि आपको रखना है ध्यान। क्या
क्या क्लियर हुआ? क्या एक जना यस नो टाइप कर दो ना। ओके, फर्स्ट अमेंडमेंट सप्लाई वाले चैप्टर से ध्यान रखेंगे। अगला अमेंडमेंट चार्ज ऑफ जीएसटी चैप्टर। ये अमेंडमेंट आपको याद होगा। कंपोजिशन स्कीम याद करें। कुछ गुड्स के मैन्युफैक्चरर कंपोजिशन स्कीम में एलिजिबल नहीं होते, जो ऑलरेडी मैं आपको लिखा चुका हूं। उन गुड्स में नाम थे आइसक्रीम, पान मसाला, टोबैको, एरिटेड वाटर, याद होंगे आपको। उन गुड्स की लिस्ट अब बढ़ गई है। अब कौन कौन से आइटम है देखो। पहले ये था आइसक्रीम, पान मसाला, टोबैको, एरेटेड वाटर तो पहले ही थे। 1 अप्रैल 22 से नोटिफिकेशन 14/2019 को अमेंड किया गया और अमेंड करके अब ये वाले गुड्स के मैन्युफैक्चरर भी कंपोजिशन में एलिजिबल नहीं है। ऑलरेडी जो 4 थे वो तो हैं, प्लस ये और हो गए। नंबर 1 आइटम फ्लाई ऐश ब्रिक्स। ये ऐसी ईंट हैं ऐश की ब्रिक्स with 90% और मोर फ्लाई ऐश कंटेंट। ब्रिक ऑफ फॉसिल मील्स, बिल्डिंग ब्रिक्स और अर्थन और रूफिंग टाइल्स। ये टाइल्स रखती है ना छत के ऊपर ऐसी, तो देखा जाए तो ईंटें और टाइल्स हैं ये सब। तो ये 4 आइटम के मैन्युफैक्चरर भी कंपोजिशन स्कीम में अब इनएलिजिबल हैं। तो अमेंडमेंट हुआ है। 4 पहले थे, 3-4 और ये ऐड हो गए। ये आपका सेकंड अमेंडमेंट है चार्ज ऑफ जीएसटी चैप्टर में। बोलिए क्लियर है क्या? फास्ट लिख दो यार, एक जना जो भी है। किसी का कोई डाउट हो तो मेरे को पर्सनली व्हाट्सएप में भेज दे मैसेज, या यस नो व्हाट्सएप में कर दो, ताकि मैं फटाफट आगे बढ़ता जाऊं। चलो अज्यूम कर रहा हूं ये सिंपल ही है, आगे होगा। आइए बेटा, अगला अमेंडमेंट चैप्टर 4 एग्जम्पशन फ्रॉम जीएसटी। आपने पढ़ा है चैप्टर एग्जम्पशन। अब इन्होंने क्या करा है, चालू करते हैं। सबसे पहले जो ऑलरेडी एग्जम्पशन है उसमें तो अमेंडमेंट क्या हुआ है वो पढ़ते हैं पहले। 1 जनवरी 22 से अमेंडमेंट हुआ है। एंट्री नंबर 3 वाली सेवा पे अमेंडमेंट हुआ है। आपको अगर याद हो, सरकार को दी गई कुछ सेवाएं एग्जम्प्ट होती है, और उसमें आपको याद हो तो आप कॉपी देखना, मैंने आपको लिखवाई थी कि प्योर सर्विस ऐसा चिल्ला चिल्ला के मैं समझाता था आपको। प्योर सर्विस मतलब गुड्स इन्वॉल्व नहीं होने चाहिए। प्योर सर्विस अगर सीजी को, एसजी को, यूटी को, एलए को, गवर्नमेंटल अथॉरिटी को, गवर्नमेंट एंटिटी वगैरह को दी जाती है, कौन से कामों के लिए? पंचायत के काम या म्युनिसिपैलिटी के काम, तो वो एग्जम्प्ट होती है। ये ऑलरेडी सेवा थी, एग्जम्पशन अभी भी है। पर अब इन्होंने एक छोटा सा एक फर्जी अमेंडमेंट है, काम भी नहीं आएगा शायद। इन्होंने बोला गवर्नमेंटल अथॉरिटी और गवर्नमेंटल एंटिटी को दोगे तो एग्जम्पशन नहीं है। मतलब अब ये एग्जम्पशन किसको है? अगर सेवा किसे दी जाए? सीजी, एसजी, यूटी और लोकल अथॉरिटी। शायद मैंने पहले भी आपको लिखवाते वक्त भी शायद ये गवर्नमेंटल अथॉरिटी और गवर्नमेंट एंटिटी नहीं लिखवाया होगा, या लिखवाया होगा तो आप उसको हटा देना, क्योंकि अब प्योर सर्विस इन रिलेशन टू पंचायत और म्युनिसिपैलिटी केवल तभी एग्जम्प्ट होगी जब वो सेवा लेने वाली या तो सीजी है, या एसजी है, या यूटी है, या एलए है। तो ये एक पहला अमेंडमेंट एग्जम्पशन वाली सेवाओं में। इसी तरह से एंट्री 3A में भी अमेंडमेंट हो गया, सेम अमेंडमेंट आपको याद हो तो। प्योर के साथ एक और सेवा होती थी, मैंने कहा था कंपोजिट सप्लाई भी एग्जेम्प्ट है म्युनिसिपैलिटी, पंचायत की, बशर्ते वहां पे शर्त होती थी कि गुड्स की वैल्यू टोटल सप्लाई की वैल्यू के 25% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये ऑलरेडी है, लॉ है, ध्यान रखना। तो वहां पे भी पहले ये सेवा किसको दी जाने पे एग्जाम थी? सीजी, एसजी, एलए, गवर्नमेंटल अथॉरिटी, सब में। वहां पे भी अभी एग्जाम्पशन केवल सीजी, एसजी, यूटी और एलए में ही है। गवर्नमेंटल अथॉरिटी और गवर्नमेंट एंटिटी वर्ड डिलीट कर दिया गया है वहां से। तो ये 2 अमेंडमेंट आपके सामने, इजी 2 अमेंडमेंट है।
एंट्री 3 और एंट्री 3A में अमेंडमेंट है। जल्दी से बोल दीजिए क्लियर है क्या बेटा? यार एक जना कर लो यार काम यार। ओके, आइए अगली एग्जामिशन अमेंडमेंट वाली एंट्री 15, ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर। कॉपी खोल के रखो आपके साथ, अगर याद नहीं है तो। याद है आपको? बाय एयर, एम्बार्किंग टर्मिनेशन अगर कुछ एयरपोर्ट से होता हो, नॉन एसी, ठीक है ना, स्टेज कैरियज अदर देन एसी स्टेज कैरियज। अब इसमें अमेंडमेंट क्या है सुनिए, इन्होंने अब क्या बोला है सुनिए। अमेंडमेंट ये करा उस एंट्री में, हाउएवर नथिंग कंटेन्ड इन आइटम बी एंड सी, बी एंड सी, नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरियज अदर देन रेडियो टैक्सी वाली एंट्री और स्टेज कैरियज shall apply to service supplied through an e-commerce operator and notified under 9(5) of CGST। आपको याद है 9(5) क्या है? मैं पीछे 9(5) के तरफ ले चलता हूं, पढ़ा होगा आपने तो, मैं एक बार याद दिलाता हूं। 9(5) में क्या बोला था? अगर कुछ सेवाएं, नोटिफाइड कैटेगरी की सेवाएं ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू दी जाए तो उन सेवाओं का जीएसटी ई कॉमर्स ऑपरेटर को देना होगा। फिर आगे था, अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर का फिजिकल प्रेजेंस इंडिया में नहीं है तो ऑथोराइज पर्सन को देना होगा, वो भी नहीं है तो अपॉइंटेड बंदे को देना होगा। ये 9(5) था। तो बेटा 9(5) में कौन सी सेवाएं नोटिफाइड है? ये आपके कोर्स में तो नहीं है, पर मैंने आपको आइडिया दिया था, मैंने कहा था ओला वगैरह ऐसी सेवाएं, गोवाई बीबो ऐसा ई कॉमर्स ऑपरेटर है। अब इन्होंने क्लियरिटी दे दी है, इन्होंने कहा कि वैसे नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरियज की सेवा एग्जेम्प्ट है अदर देन रेडियो टैक्सी, और इसी तरह से स्टेज कैरियज की सेवा भी एग्जेम्प्ट है अदर देन एसी स्टेज कैरियज, सबके लिए एग्जेम्प्ट है। पर अगर ये दोनों सेवाएं ईसीओ के थ्रू दी जा रही है, मतलब समझना, मानिए मेरी एक नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरियज है, मेरा है, ध्यान से सुनना। अब ये गाड़ी अगर मैं किसी को डायरेक्टली चलाने यानी कि किराए पे दूं तो फिर तो सेवा मैं दे रहा हूं, मेरी सेवा एग्जेम्प्ट है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर की सेवा मैंने दी है और गाड़ी कौन से टाइप की दी है? नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरियज, एग्जेम्प्ट है। पर अगर मान लो कि जिस कस्टमर ने मेरी गाड़ी किराए पे ली है वो डायरेक्टली मुझसे नहीं ली है, ईसीओ से ली है, और ईसीओ 9(5) वाला है, तो ऐसी परिस्थिति में उस ईसीओ को एग्जम्पशन नहीं मिलने वाली है इस एंट्री। ये इन्होंने क्लियर कर दिया है कि बी और सी कैटेगरी की सेवा, नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरियज वाली, स्टेज कैरियज वाली, अप्लाई नहीं होगी टू सर्विस सप्लाइड थ्रू एन ई कॉमर्स ऑपरेटर, सर्विस सप्लाइड थ्रू ईसीओ एंड नोटिफाइड अंडर सेक्शन 9। होप आपको ये समझ में आ गया होगा? यस नो बोलिए। ठीक है ना, इंटरप्रिटेशन क्लियर करना बेटा। ईसीओ के थ्रू ये बीसी सेवा दी तो एग्जम्पशन नहीं मिलेगी, डायरेक्टली दे रहे हो मिल जाएगी, ऐसा है। सत्रहवीं एंट्री, इसमें भी सेम अमेंडमेंट है, सेम लॉजिक। आपको याद हो तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर की कुछ सेवा एग्जेम्प्ट होती थी, जैसे रेलवे, मेट्रो, ट्रेन, इनलैंड, ये सब, ये था कानून ABCD। अब इसमें जो ई वाला पॉइंट है, मीटर कैब वाला और ऑटो रिक्शा वाला, अब इसमें भी वही लॉजिक है। अगर मीटर्ड कैब की सेवा दी गई है, टेक्निकली कोई आपसे पूछे कि मैं मीटर्ड कैब की सर्विसेज सप्लाई करता हूं, क्या मुझे जीएसटी देना है? आपका जवाब होगा नहीं, तेरे को जीएसटी नहीं देना, तेरी सेवा एग्जेम्प्ट है। मैं ऑटो रिक्शा से ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर की सेवा देता हूं, क्या जीएसटी लगेगा? जवाब है नहीं लगेगा, एग्जेम्प्ट है तेरी सेवा। पर अगर ईसीओ के थ्रू ये ई वाली सेवा दी जा रही है तो ईसीओ को ये एग्जम्पशन मिलने वाली नहीं है। तो सेम लॉजिक जो 13 वाली एंट्री में था, 15 वाली एंट्री में था, वो 17 वाली एंट्री में ये अमेंडमेंट यहां पे किया गया है, ध्यान रखना। यानी कि 3 जगह अमेंडमेंट हो गया ये ईसीओ वाला, नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरियज, स्टेज कैरियज नॉन एसी, और मीटर्ड कैब एंड ऑटो रिक्शा। आइए, ये वाला तो अमेंडमेंट बेटा मैं पहले ही बता चुका था, मैंने आपको ये लिखवा दिया था। आपको याद हो तो ट्रेनिंग की कोई भी सेवा, ट्रेनिंग प्रोग्राम की सेवा मैंने लिखवाई थी, तो वहां पे मैंने क्लियर कट बोल दिया था कि अगर सर्विस प्रोवाइडेड टू CGSG UT अंडर एनी ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर विच 75% और मोर ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर बोर्न बाय CGSG UT, ट्रेनिंग से रिलेटेड कोई सी भी सेवा अगर CGSG UT को दी जा रही है तो वो एग्जेम्प्ट होगी अगर उस ट्रेनिंग की
सेवा का कम से कम 75% खर्चा, कम से कम 75% खर्चा सरकार उठाती है। मैंने आपको ये ऑलरेडी 75% ही लिखवाया था, आप चेक कर लेना कॉपी को। ये अमेंडमेंट में ऑलरेडी आपको अमेंडमेंट ही लिखवाया था, क्योंकि पहले इसमें 75% और मोर की जगह था सारा खर्चा सरकार उठाए तो एग्जम्प्ट है। अब इन्होंने अमेंडमेंट कर दिया कि 75% भी सरकार उठा ले तो भी वो सेवा क्या हो जाएगी, एग्जम्प्ट। तो ट्रेनिंग से रिलेटेड सेवा समझना, सरकार सेवा ले रही है, कोई भी सेवा दे रहा है, ट्रेनिंग की सेवा है, ट्रेनिंग से रिलेटेड सेवा है, ट्रेनिंग प्रोग्राम से रिलेटेड सेवा है, और ऐसी सेवा है ट्रेनिंग प्रोग्राम की जिसका कम से कम 75% खर्चा सरकार उठाती है तो एग्जम्प्ट है, कम से कम 75%। ये अमेंडमेंट है 75% और मोर। अब आइए बेटा, ये तो हो गया ऑलरेडी जो एग्जम्पशन आपने पढ़ी उसमें क्या चेंजेस हुआ। अब आती है तो क्या क्या चेंजेस, एक बार मैं कंक्लूड करता हूं। पहले गवर्नमेंट को दी गई 2 सेवाओं में अमेंडमेंट, प्योर सर्विस में 2 और वो कंपोजिट सर्विस में वो अमेंडमेंट है कि गवर्नमेंटल अथॉरिटी और गवर्नमेंटल एंटिटी को डिलीट कर दिया, सिंपल अमेंडमेंट। और फिर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर में ईसीओ वाला अमेंडमेंट है, और ये वाला अमेंडमेंट तो मैं पहले ही लिखवा चुका था, जो आपको पहले ही मैंने 75% ही बोला था। अब आइए कुछ नई एग्जम्पशन दी गई है वो पढ़ते हैं। नई एग्जम्पशन नंबर 1, एंट्री 61A नया है, पहले था ही नहीं, नया ऐड हुआ है, नया एंट्री 61A, सर्विस बाय वे ऑफ ग्रांटिंग नेशनल परमिट टू गुड्स कैरियज टू ऑपरेट थ्रू आउट इंडिया ऑब्लिक कंटीजियस स्टेट। सेवा बड़ी सिंपल है, सर्विस बाय वे ऑफ ग्रांटिंग ऑफ नेशनल परमिट, सेवा का नाम यह है। आपको देखा होगा गाड़ी में लिखा होता है नेशनल परमिट गाड़ियों को, तो परमिट देने की सेवा एग्जेम्प्ट हो गई। सर्विस बाय वे ऑफ ग्रांटिंग ऑफ नेशनल परमिट्स, किसको दे रहे हो नेशनल परमिट, गुड्स कैरियज को, टू ऑपरेट थ्रू आउट इंडिया और कॉन्टीजियस स्टेट, एग्जेम्प्ट है। नई एंट्री 61 है, 1/10/21 न्यू एंट्री। सेवा का नाम वापस से बोल देता हूं, सेवा याद रखनी है आपको, सर्विस बाय वे ऑफ ग्रांटिंग नेशनल परमिट, नेशनल परमिट टू गुड्स कैरियज। ये वाली तो मैंने वैसे ही हटा दी थी, ये एग्जम्पशन मैंने पढ़ाई भी नहीं थी, तो अब डिलीट हो गई तो कोई मतलब भी नहीं है। तो ये जाकर आपका एग्जम्पशन वाला चैप्टर भी क्या हो गया, खत्म। एक नई एग्जम्पशन ऐड करनी है, जो डिलीटेड एग्जम्पशन है मैंने पहले ही नहीं पढ़ी आपको, तो डिलीट आपको करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। और ऑलरेडी जो पढ़ाई है उसमें 3-4 अमेंडमेंट है। क्या आप क्लियर है अमेंडमेंट वाले, या एग्जम्पशन में जो अमेंडमेंट है क्लियर है? डन। आईटीसी चैप्टर, बेटा ये भी मैं अमेंडमेंट पहले ही बता चुका था आपको, याद करो। किसी को याद आ गया, अभी आप हो नहीं लाइव, बोल भी नहीं सकते, इसमें वॉइस भी नहीं आ रही है, बाकी आपको शायद याद आ जाएगा। आपको याद होगा आईटीसी लेने का तरीका, 5% वाला कानून, किसी को याद आ गया हो तो बोलो 4 यस नो लिख दो टाइप। 5% वाला कानून, अपलोड किए गए इनवॉइस का तो पूरा क्रेडिट ले लो, और जो अपलोड नहीं करे उसके आप एलिजिबल आईटीसी का केवल 5% ले सकते हो। कानून याद है क्या? हाँ, तो मैंने आपको याद है क्या बोला था कि ये 5% भी सरकार ने हटा दिया है, 5 या 10% का जो नंबर था। अब से आपको क्या करना है सुन लेना, अगर आप आईटीसी अवेल कर रहे हो तो आप केवल उतना ही आईटीसी अवेल करोगे जिस इनवॉइस की डिटेल सप्लायर ने या तो जीएसटीआर में दे दी है, अपने रिटर्न में दे दी है, या आईएफएफ में दे दी है। जीएसटी रिटर्न में आप आईएफएफ के बारे में समझ गए होंगे, जीएसटी रिटर्न का लेक्चर आपको रिकॉर्डिंग बाद में पढ़ने का मौका मिला था। तो आईएफएफ इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी होता है, आपको याद होगा। तो अब इन्होंने क्लियर कट बोल दिया है, आईटीसी कैन बी अवेल्ड बाय द रिसिपिएंट only if supplier have uploaded the relevant invoice in their GSTR1/IFF। उसी इनवॉइस का आईटीसी ले पाओगे जिसका डिटेल सप्लायर ने अपने GSTR1 में या फिर आईएफएफ में दे दिया है, और वो डिटेल रिसिपिएंट के पास आ चुकी है थ्रू क्या, GSTR2B। ये 2B भी आपको रिटर्न वाले चैप्टर में सुनने का मौका मिल गया होगा। 2B क्या होता है? ऑटो पॉपुलेटेड होता है, याद होगा किसी ने रिटर्न वाला चैप्टर पढ़ा को तो। बेटा यस नो बोलो, 2B के बारे में सुना है? रिटर्न चैप्टर में था, आईएफएफ भी रिटर्न चैप्टर में ही था, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। कोई नहीं बोलना चाहता। तो वो 5% वाला कानून अब चेंज हो गया है, बस इतना सा ध्यान रखना। अब केवल आप उसी
इनवॉइस का क्रेडिट लोगे जिसका कि डिटेल सप्लायर ने अपने GSTR1 में दे दिया है या IFF में दे दिया है, और उसकी डिटेल कम्युनिकेट हो गई है रिसिपेंट को, आपको, क्योंकि ITC में आप रिसिपेंट की तरह सोचते हो, आपको कम्युनिकेट हो गई है इन GSTR2B फॉर्मेट। ये आपका नेक्स्ट अमेंडमेंट है। 1 जनवरी 22 से अमेंडमेंट एप्लीकेबल हुआ है। तो बाकी और कुछ पढ़ना नहीं है, इसका हिंट मैं आपको पहले ही क्लासेस में ही दे चुका था। नेक्स्ट अमेंडमेंट का चैप्टर रजिस्ट्रेशन चैप्टर में अमेंडमेंट है। तो रजिस्ट्रेशन चैप्टर में क्या अमेंडमेंट है, चलिए चालू करते हैं। ये तो फर्जी सा अमेंडमेंट है। आधार ऑथेंटिकेशन मैंडेटरी फॉर एग्जिस्टिंग रजिस्टर्ड पर्सन, न्यू रूल 10B। पढ़ लेते हैं। आधार ऑथेंटिफिकेशन की डिटेल है, यूजलेस अमेंडमेंट है, एक बार रीडिंग कर लेते हैं। लेटली आधार ऑथेंटिकेशन हैज बीन मेड मैंडेटरी फॉर द न्यू रजिस्ट्रेशन as well as for existing registration. With regard to existing registrant, section 25(6) stipulate that every registered person shall undergo authentication or furnish proof of possession of Aadhaar number in prescribed form, manner and time. New rule 10B prescribe the manner in which Aadhaar authentication need to be done by registered person. A registered person who has been issued a certificate of registration under GST shall undergo authentication of Aadhaar number of, ये एक प्रोसीजर दिया है कि जो लोगों के पास, देखो जब कोई नया रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर रहा है तो वो तो अप्लाई करते टाइम ही आधार ऑथेंटिकेशन करा लेगा, पर जो ऑलरेडी पुराना रजिस्ट्रेशन लेके बैठे हैं उन एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन वालों को भी आधार ऑथेंटिकेशन कराना पड़ेगा। अब उनको आधार ऑथेंटिकेशन कराने के लिए एक प्रोसीजर इन्होंने दे दिया है, और वो प्रोसीजर मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए क्या कह रहा है। रजिस्टर्ड पर्सन हु हैज बीन इशूड अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन shall undergo authentication of आधार नंबर ऑफ। प्रोपराइटरशिप फर्म है तो किसका आधार ऑथेंटिकेशन कराओगे, प्रोपराइटर का कराना, क्योंकि फर्म प्रोपराइटरशिप है तो आधार नंबर तो इंसानों का ही होता है, फर्मों का तो होगा नहीं, तो आपको प्रोपराइटर का आधार AA कराना पड़ेगा। पार्टनरशिप फर्म है तो किसी भी पार्टनर का AA करा लीजिए। अगर फर्म HUF है तो कर्ता का करा लीजिए। अगर फर्म कंपनी है तो मैनेजिंग डायरेक्टर का आधार ऑथेंटिकेशन करा लीजिए, या किसी भी होल टाइम डायरेक्टर का करा लीजिए। अगर कोई एसोसिएशन ऑफ पर्सन, BOI या सोसाइटी वगैरह है तो उसके मेंबर का करा लीजिए। बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, ट्रस्ट के केस में उसके ट्रस्टी का करा लीजिए। तो ये तो सिंपल तरीका हो गया। एंड ऑफ ऑथोराइज सिग्नेटरी। AA जरूरी है 3 कामों के लिए। नंबर 1, इन ऑर्डर टू एलिजिबल फॉर फॉलोइंग पर्पस। ध्यान से सुनो, AA करवा लीजिए इन लोगों का, और ऑथोराइज सिग्नेटरी का करवा लीजिए। किस बात के लिए करवा लीजिए, ताकि आप इस पर्पस के लिए एलिजिबल हो जाओ। नंबर 1, रिवोकेशन की एप्लीकेशन फाइल करने के लिए। रिवोकेशन क्या होता है आपको पता है। रिफंड एप्लीकेशन फाइल करने के लिए, रिफंड आपके कोर्स में ही नहीं है। और IGST रिफंड के लिए ये भी आपके कोर्स में नहीं है, तो आपको मतलब केवल इस चीज से ही है। Consequential amendment by virtue of insertion of rule 10B have been made in rule 23(1). ये तो कोई मतलब की बात नहीं है। आइए अगला मुद्दा जो मेन है, सुनिए ध्यान से। If Aadhaar number has not been assigned to the person required to undergo authentication of Aadhaar number, such person shall furnish the following identification document। ये बिल्कुल बेकार अमेंडमेंट है, एग्जाम में आएगा ही नहीं, 100% मैं श्योर हूं नहीं आने वाला, कुछ भी बकवास दी हुई है। आधार है तो आधार का ऑथेंटिकेशन किसको कराना है, बंदे के नाम याद रख लेना। आधार नंबर नहीं है आपके पास, किसके पास नहीं है, जिसको कराना था AA, तो फिर वो पर्सन ये डॉक्यूमेंट के बेसिस में करा लेगा। एक तो आधार की इनरोलमेंट ID स्लिप, उसके बेसिस पे करा लेगा। बैंक पासबुक विथ फोटोग्राफ, वोटर ID कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस। However, once Aadhaar number is allotted to such person, he shall undergo authentication within a period of 30 days। और एक बार जब आधार नंबर मिल जाएगा तो उसके 30 दिन के अंदर आप ऑथेंटिकेशन करा लेना। तो ये आपके सामने। अफरसेड रूल 10B shall not be applicable to person notified under 25(6) to person। ठीक है, तो बकवास है। तो ये अमेंडमेंट के ऊपर मैं इतना तवज्जो दे नहीं रहा, बकवास अमेंडमेंट है।
आइए जी, हमारा अगला अमेंडमेंट ये वापस से काम का। नेक्स्ट अमेंडमेंट पीछे ले चलता हूं। रजिस्ट्रेशन चैप्टर में आपने देखा था कि टर्नओवर के हिसाब से किसको रजिस्ट्रेशन कराना है। 3 नंबर खेलते थे हम, 20 लाख, 10 लाख, 40 लाख। अगर आपको याद हो तो 40 लाख वाला नंबर उन लोगों पे लगता था जो एक्सक्लूसिवली गुड सप्लाई करते हैं, और उसमें फिर एक्सेप्शंस आते थे। कुछ लोग 40 लाख में नहीं आ सकते। उसी एक्सेप्शन में वो था मैन्युफैक्चरर, वो ट्रेडर, क्या नाम है, सप्लायर ऑफ गुड, वो क्या नाम है, वही वाले गुड्स है ना, आइसक्रीम पान मसाला वाले गुड्स। याद करना, देखो अपनी कॉपी में अच्छी तरह से। अगर आप आइसक्रीम के ट्रेडर हो, सप्लायर हो, तो आप 40 लाख में नहीं आ सकते। एक्सेप्शन है, चेक करो अच्छी तरह से। तो जैसे जो कंपोजिशन में नहीं आ सकता था वो 40 में भी नहीं आ सकता, ऐसे कानून में आपको याद कराता था। तो अब क्योंकि कंपोजिशन वाले गुड्स ऐड हो गए, नए आ गए, तो वो वाले गुड्स इधर भी ऐड हो गए। तो अब वही अमेंडमेंट यहां पर भी है। आइसक्रीम, पान मसाला, टोबैको पहले भी था। अब देखिए ये जो ऊपर मैंने अभी पढ़े वो गुड्स यहां पे भी आ गए। तो ये लोग एलिजिबल नहीं है। तो पर्सन इंगेज इन मेकिंग सप्लाई ऑफ फॉलोइंग गुड्स। कौन से गुड्स? वही जो भी मैंने कंपोजिशन में ऊपर डिस्कस करे, ईंटें और वो ब्रिक्स वगैरह जो थी, फ्लैश फ्लाई ऐश ब्रिक्स, ब्रिक ऑफ फॉसिल मील, बिल्डिंग ब्रिक्स और रूफिंग टाइल्स। ये 4 आइटम के सप्लायर 40 लाख की लिमिट में भी नहीं आ सकते, कंपोजिशन में भी नहीं जा सकते। कंपोजिशन में वर्ड मैन्युफैक्चरर यूज किया गया है, यहाँ पे वर्ड सप्लायर यूज होता है। ये मैं पहले भी आपको डिस्कस करके बताता। आइए जी, ये अमेंडमेंट तो मैं आपको शायद पहले ही बता चुका हूं। रिवोकेशन की एप्लीकेशन फाइल करने की डेट, लास्ट डेट क्या होती थी याद करिए बेटा, 30 डेज। पर इसको बढ़ाया जा सकता है और कितने दिनों तक? फर्दर 30 डेज। ये ऑलरेडी अमेंडमेंट में पहले ही बता चुका हूं। रिवोकेशन की डेट करने का टाइम लिमिट 30 + 30। एक बार बोल दीजिए, आपकी कॉपी में है ना 30 + 30 वाला कानून, रिवोकेशन की टाइम लिमिट। ये अमेंडमेंट वही है जो मैं पहले बता चुका हूं। रिवोकेशन अप्लाई करने की लास्ट डेट देखिए कॉपी में 30 + 30 लिखवाई हूं ना मैंने। हाँ, वही वाला अमेंडमेंट है, तो इसको तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, पहले ही मैंने बता दिया। आइए जी, इनवॉइस, टैक्स इनवॉइस, डेबिट क्रेडिट नोट में अमेंडमेंट। एक बार मेरे को टाइप कर दो तो वो ई इनवॉइसिंग का लिमिट बताना, कितने टर्नओवर पे इनवॉइसिंग जरूरी है बताना। आपको क्या लिखवाया था मैंने? ई इनवॉइसिंग की नंबर बताइए। ई इनवॉइसिंग मैंडेटरी कब होता है? 50 करोड़ था, कितना नंबर था एक बार लिखिए, टाइप करिए। ई इनवॉइस का टर्नओवर लिखिए। हाँ, 50 करोड़ था ना जो, उसको बेटा चेंज कर लेना। अब वो नंबर बदल के हो चुका है 1 अप्रैल 22 से 20 करोड़। तो पहला अमेंडमेंट आपके सामने। तो इनवॉइस मैंडेटरी हो गया है अगर आपका टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर ईयर 17-18 से लेकर कभी भी, लैंग्वेज होगी वही है अभी भी, कितने से ज्यादा हो जाए? 20 करोड़। 50 की जगह 20 कर लेंगे। सिंपल अमेंडमेंट है, समझ में आ गया होगा सब। यस नो बोल दीजिए जल्दी से। ई इनवॉइसिंग रिक्वायरमेंट का टर्नओवर घट के 20 करोड़ कर लेना। इसके बाद ये वाला पॉइंट एक बार चेक कर लेना। मैंने लिखवाया था कुछ लोगों को इनवॉइसिंग से माफी है, उन लोगों के नाम देखिए। मैंने लिखवाया था SEZ, चेक करिए, ये सारे नाम थे ना जो आपकी स्क्रीन पे भी आपको दिख रहे हैं। ये सारे नाम मैं लिखवा चुका हूं ना, SEZ, इंश्योरर, बैंकिंग कंपनी, GTA, चेक करिए सारे नाम। ई इनवॉइसिंग की जरूरत किसको नहीं? मल्टीप्लेक्स स्क्रीन, ये लिखवा चुका हूं मैं पहले, ठीक है ना, ये तो पहले ही थे। अब देखिए, अब इस नोटिफिकेशन में जो अमेंडमेंट किया गया है उसमें गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और लोकल अथॉरिटी को भी ई इनवॉइसिंग की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट से एग्जम्पशन दे दी गई है। क्या पहले लिखवाया था मैंने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और लोकल अथॉरिटी? अगर नहीं लिखवाया था तो ये 2 और ऐड करना। तो जिन लोगों को ई इनवॉइसिंग से माफी है उसमें 2 नाम और ऐड कर लेंगे, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और लोकल अथॉरिटी।
तो ये दो अमेंडमेंट यानी कि दो नाम और ऐड हो जाएंगे, ये अमेंडमेंट आपका नेक्स्ट है। तो इनवॉइसिंग में दोनों अमेंडमेंट है, नंबर हो गया 50 का 20 करोड़, और जिन लोगों को इनवॉइसिंग से एग्जम्पशन मिली थी उनमें दो नाम और ऐड करने। ठीक है, अगला अमेंडमेंट इतना कोई मेरे लिए काम का नहीं है। डायनेमिक क्यूआर कोड का हिसाब किताब अभी वही है। देखना बेटा, डायनेमिक क्यूआर कोड में 500 करोड़ ही लिखवाए थे मैंने। डायनेमिक क्यूआर कोड वाले इनवॉइस B2C के लिए करने पड़ते हैं अपन को मैंडेटरी 500 करोड़। ठीक है, हाँ, इसको छोड़ते हैं, इसमें कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। आगे नेक्स्ट अमेंडमेंट है बेटा ई वे बिल के अंदर। बेटा ई वे बिल का ना एक अमेंडमेंट प्लीज आप नोट करना। अगर आपने ई वे बिल का रिकॉर्डेड लेक्चर देख लिया है तो वहां पे आपको पता है वैलिडिटी पीरियड का एक मैंने पॉइंट समझाया था, अदर देन ओवर डायमेंशनल कार्गो 100 किलोमीटर पर डे और ओवर डायमेंशनल कार्गो 20 किलोमीटर। यस नो टाइप करें, वैलिडिटी पीरियड ऑफ ई वे बिल। अरे लेक्चर में पढ़ा रखा है, देखा ही नहीं क्या लेक्चर लोगों ने? ई वे बिल में था। तो बेटा उसमें ना एक चेंज आप लिख लेना, वो 100 किलोमीटर का ना 200 किलोमीटर पर डे कर देना बेटा। ये पुराना अमेंडमेंट है, ये कब से हो चुका था। तो ओवर डायमेंशनल कार्गो की वैलिडिटी 20 किलोमीटर पर डे और अदर देन ओवर डायमेंशनल कार्गो की 200 किलोमीटर पर डे करेंगे। क्या ये बात समझ में आ गई आपको 200 किलोमीटर वाली? वैलिडिटी पीरियड वाली। चलिए जी, अब एक और अमेंडमेंट है ई वे बिल में, रूल 138E में। ई वे बिल रूल 138E। बेटा मैं इसको ना इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट टिक कर देता हूं। वैसे अमेंडमेंट पहले ही आ चुका था, मई 22 में भी था, पर एक बार के लिए अपन इसको वापस से देखते हैं। रूल 138E contained provision pertaining to blocking of ई वे बिल। रूल 138E आपने अगर ई वे बिल लेक्चर में देखा है तो रूल 138E बताता है कि कब ई वे बिल जनरेट नहीं किया जा सकता आपके जीएसटी नंबर से। आपका जीएसटी नंबर कब ब्लॉक कर दिया जाएगा फॉर जनरेशन ऑफ ई वे बिल। वहां पे अर्लियर a user was not able to generate e-way bill for a GSTIN if the said GSTIN become ineligible for e-way bill in terms of rule 38E. It implies that GSTIN of such block taxpayer could not be used for generation of e-way bill either as supplier or recipient. Simple है। रूल 138E अगर आप देखोगे तो उसमें ऐसी कुछ सिचुएशन दी है जहां पे कि अगर आप डिफॉल्ट करोगे तो आपका जीएसटी नंबर ई वे बिल जनरेशन में काम नहीं आ सकता। ना एज ए कंसाइनर आ सकता है, ना एज ए कंसाइनी आ सकता है। उसी पॉइंट में इन्होंने एक अमेंडमेंट डाला है और ये अमेंडमेंट बहुत प्यारा है। तो कानून क्या कहता था? रूल 130D कहता है कि अगर आपका GSTIN रूल 138E के अकॉर्डिंग इनएलिजिबल हो गया है तो आपके जीएसटी नंबर से ई वे बिल जनरेट नहीं हो सकते साहब, ये कानून है। पर इस रूल में अब इन्होंने एक अमेंडमेंट किया है, रिलैक्स करा है। इन्होंने बोला ब्लॉकिंग ऑफ ई वे बिल इज ओनली इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ गुड्स और रजिस्टर्ड पर्सन हु इज इनएलिजिबल। मतलब क्या हुआ? ये कह रहे हैं कि अगर आपका जीएसटी नंबर इनएलिजिबल हो गया तो पहले क्या था कि चाहे आप भेजने वाले हो माल चाहे मंगवाने वाले हो माल, दो टाइप के व्यक्ति होते हैं। मूवमेंट ऑफ गुड्स में ई वे बिल जनरेट होता है तो वहां पे दो व्यक्ति होते हैं, एक भेजने वाला एक लेने वाला, कंसाइनर कंसाइनर। तो अर्लियर क्या था कि अगर आपका जीएसटी नंबर इनएलिजिबल हो गया तो
आपके जीएसटी नंबर से ई वे बिल जनरेट ही नहीं होगा, चाहे आप कंसाइनर के तौर पे जीएसटी नंबर डालो चाहे कंसाइनी के तौर पे डालो। पर अब इन्होंने रिलैक्सेशन करा, इन्होंने कहा कि अगर आप अब 138 में एलिजिबल होता है आपका नंबर, तो केवल और केवल आपको कौन से ई वे बिल के लिए ब्लॉक करा जाएगा? आउटवर्ड सप्लाई के ई वे बिल के लिए ब्लॉक किया जाएगा। केवल और केवल आउटवर्ड सप्लाई के कारण जो मूवमेंट ऑफ गुड्स है उसी के लिए ई वे बिल को ब्लॉक करेंगे। मैं आपको समझाता हूं, एग्जांपल देखिए आप, बहुत प्यारा एग्जांपल है, ध्यान से सुनना। एग्जांपल देखिए, मिस्टर है, रजिस्टर्ड पर्सन है जो कि रेगुलर स्कीम में टैक्स दे रहे, उन्होंने अपना GSTR1 फाइल नहीं करा लास्ट 2 महीने से। ये एक डिफॉल्ट है, लगातार 2 महीने से अगर आप जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं करोगे 1 वाला, तो आपका जीएसटी नंबर इनएलिजिबल हो जाएगा ई वे बिल के लिए। ये 138A का कानून है। तो अब क्या हुआ देखिए, मिस्टर बी, ए ने डिफॉल्ट करा है, मैं लिख रहा हूं इधर, दूसरा आदमी आया बी हरियाणा का है, वो रेगुलर रिटर्न फाइलर है, वो जनरेट करना चाहता है ई वे बिल फॉर गुड्स टू बी सप्लाइड टू मिस्टर। अब होता क्या है बेटा, बी ने कुछ माल किसको भेजना है? ए को भेजना है, ए को कुछ नहीं भेजना है, बी को कुछ भेजना है माल ए को, और उस माल को भेजने के लिए उसको ए का जीएसटी नंबर यूज करना है ई वे बिल बनाने के लिए। अभी ध्यान से सुनो, पहले क्या होता था कि अगर बी ई वे बिल जनरेट करता है और ए का जीएसटी नंबर यूज करता है, तो क्योंकि ए का जीएसटी नंबर इनएलिजिबल है, तो चाहे ए माल मंगवाने वाला हो चाहे माल भेजने वाला हो, उसका जीएसटी नंबर यूज ही नहीं हो सकता था ई वे बिल बनाने में। यानी कि बी ए के जीएसटी नंबर से नहीं बना सकता था ई वे बिल, क्योंकि ए एक डिफॉल्टिंग जीएसटी वाला बंदा है। रूल 138E के तहत उसको डिफॉल्ट करा गया उसके द्वारा। पहले ये होता था, पर अब यहां पे ट्विस्ट आ गया। इन्होंने बोला अब से वो जो डिफॉल्ट वाला लफड़ा है वो केवल तभी आपको ई वे बिल के लिए मना करेगा जब आप आउटवर्ड सप्लाई के लिए ई वे बिल बना रहे हो। अब आप सोचिए, इस एग्जाम्पल में आउटवर्ड सप्लाई किसके लिए हो रही है? ए के लिए हो रही है कि बी के लिए हो रही है? तो जवाब क्या है? बी के लिए आउटवर्ड सप्लाई, ए के लिए नहीं है। तो देखो, अर्लियर प्रोविजन के हिसाब से बी वुड नॉट हैव बीन एबल टू जनरेट ई वे बिल विद ए जीएसटी। पहले के अगर ये अमेंडमेंट नहीं होता तो बी ए के जीएसटीएन नंबर से ई वे बिल जनरेट नहीं कर सकता था। पर अब अमेंडेड प्रोविजन के हिसाब से ऐसी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। मिस्टर बी आउटवर्ड सप्लाई करने वाले हैं, बी आउटवर्ड सप्लाई करने वाला है, ध्यान रखना अच्छी तरह से, ठीक है। तो क्योंकि बी आउटवर्ड सप्लाई करने वाला है, उसने कोई डिफॉल्ट नहीं करा है, ए ने करा है, पर ए आउटवर्ड सप्लाई वाला नहीं है, तो इसीलिए ए का जीएसटी नंबर इनएलिजिबल नहीं होगा, क्योंकि वो तब इनएलिजिबल होगा जब वो ए आउटवर्ड सप्लाई वाला होगा। तो अभी उल्टा कर दो, मतलब मानो कि इसी एग्जाम्पल में बी ए को माल नहीं भेज रहा, ए बी को माल भेज रहा होता। अब ए अगर बी को माल भेज रहा होता और ए अपने जीएसटी नंबर से ई वे बिल बनाना चाहे तो क्या बना सकता है? जवाब है नहीं। एज पर प्रेजेंट सिचुएशन आज भी ए अपने जीएसटी नंबर से ई वे बिल नहीं बना सकता, क्योंकि इस एग्जाम्पल में ए के लिए आउटवर्ड सप्लाई हो रही है, ए आउटवर्ड सप्लाई कर रहा है। तो क्योंकि ए के लिए आउटवर्ड सप्लाई है और ए का जीएसटीएन इनएलिजिबल हो चुका है, तो इसीलिए ई वे बिल बनने वाला नहीं है। पहले वाले में भी यही था, ए इनएलिजिबल ही था, पर वो आउटवर्ड सप्लाई था ही नहीं, बी था आउटवर्ड सप्लाई, इसलिए बन सकता है। तो ये अमेंडमेंट किया गया है इन्होंने की तरफ से रूल 138E के तहत। वापस एक बार कंक्लूड करता हूं, रूल 138E में क्या कहा गया? अगर आपने कुछ डिफॉल्ट करे तो आपका जीएसटी नंबर से ई वे बिल नहीं बनेगा, ये कानून है। चाहे आप एज ए कंसाइनर जीएसटी नंबर लगाओ या एज ए कंसाइनी लगाओ, नहीं बनेगा, ठीक है। अब अमेंडमेंट क्या किया गया? अमेंडमेंट ये किया गया कि अब आपके जीएसटी नंबर से ई वे बिल केवल तभी नहीं बनेगा जब आप, ध्यान से सुनो बेटा, जब आप आउटवर्ड सप्लाई करने वाले के रूप में अपना जीएसटी नंबर डाल रहे हो। अगर आप इनएलिजिबल हो पर आउटवर्ड सप्लायर के रूप में जीएसटी नंबर यूज नहीं कर रहे, तो आपका जीएसटी नंबर ई वे बिल जनरेशन में काम आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये अमेंडमेंट आपके सामने। अगला अमेंडमेंट, पेमेंट ऑफ टैक्स। फर्जी अमेंडमेंट है, मैं लिख ही देता हूं, एग्जाम में काम आने वाला नहीं है।
चलिए जी, तो क्या है अमेंडमेंट देखिए। रूल 86A प्रोवाइड दैट in certain specified circumstances commissioner or an officer authorized by him not below the rank of assistant commissioner on the basis of reasonable belief that ITC available in electronic credit ledger has been fraudulently availed or ineligible may not allow debit of amount equivalent to such credit in electronic credit ledger. सिंपल है ये 86A में रूल डाला गया है। क्या डाला गया सुनिए। रूल 86A कहता है कुछ स्पेसिफाइड सर्कमस्टांसेस में कमिश्नर को या उसके द्वारा ऑथोराइज किए गए किसी ऑफिसर को जिसकी हैसियत कम से कम असिस्टेंट कमिश्नर की होनी चाहिए, अगर उसको लगता है कि जो क्रेडिट लेजर में आईटीसी पड़ा है, थ्योरी है पूरा का पूरा, जो क्रेडिट लेजर में आईटीसी पड़ा है वो फ्रॉड वाला आईटीसी है और इनएलिजिबल है, तो वो उतना क्रेडिट यूज करने के लिए परमिशन नहीं देगा। सीबीआईसी ने गाइडलाइन दी है इस प्रकार के लिए रूल 86A में। तो इन्होंने दो ग्राउंड डाले, वो ग्राउंड अपन पढ़ लेते हैं। अभी ऊपर आपको दिख रहा होगा लॉजिक क्या है, रीजनेबल बिलीफ, यानी कि ये रूल 86A तभी लगेगा जब ऑफिसर को रीजनेबल बिलीफ है कि आईटीसी रॉन्ग है और फ्रॉड किया है। अब इन्होंने दो बातें की है। रीजन ऑफ सच बिलीफ मस्ट बी बेस्ड ऑन वन और मोर फॉलोइंग ग्राउंड। अब देखो ये 86A का क्या है कि ऑफिसर लोग दुश्मनी निकालने में काम ना ले लें। मतलब मानो कि एसएससी से ऑफिसर की दुश्मनी है, अब ऑफिसर को लगता है कि तेरे मजे लेने भाई, तो उसका पास क्रेडिट पड़ा है और उसको ऑफिसर को लगता है कि इससे बदला लेना है, जबरदस्ती 86 से रूल अप्लाई करके उसको बोलेगा कि मेरे को तो लगता है तूने फ्रॉड करा है, चल मत ले क्रेडिट, उसको परेशान कर सकता है। ड्यू टू दैट इन्होंने क्लेरिफाई करा कि भैया रूल 86A अप्लाई करने के लिए बिलीफ होना चाहिए, और बिलीफ के दो ग्राउंड है। नंबर 1, credit is availed by a registered person on the invoice or debit note issued by supplier who is found to be non-existent or conducting any business from a not conducting business from a declared registry। तो पहला बेसिस उन्होंने बोला कि जिस इनवॉइस के बेसिस में क्रेडिट ले रहा है सामने वाली पार्टी, वो इनवॉइस ऐसे हैं जो ऐसे किसी सप्लायर ने इशू करे हैं जो है ही नहीं, फर्जी बिल है। अगर ऐसा कुछ लगता है तो क्रेडिट रोक सकते हो आप, बिल ही फर्जी है, या जिस दुकान का एड्रेस सप्लायर ने दिया था, जिस एड्रेस से माल खरीदा वो बताया गया है, वहां पे वो दुकानदार है ही नहीं। ये आपके सामने एक रीजनेबल बिलीफ का ग्राउंड हो गया। ग्राउंड नंबर 1, क्रेडिट जो लिया है रजिस्टर्ड पर्सन ने वो ऐसे इनवॉइस के बेसिस पे लिया है जो इनवॉइस है ही नहीं, ऐसे किसी सप्लायर के इनवॉइस है जो फाउंड टू नॉन टू बी एग्जिस्टेंट है, या ऐसी किसी जगह से बिजनेस कर रहा है जो डिक्लेयर्ड प्लेस ही नहीं है, जगह नहीं है वहां पे, दुकान ही नहीं है वहां पे उसकी, या फिर क्रेडिट अवेल्ड किया गया रजिस्टर्ड पर्सन के द्वारा विदाउट एक्चुअली रिसीविंग गुड और सर्विस। जिस गुड और सर्विस का क्रेडिट मांग रहा है पर्सन, वो गुड और सर्विस को रिसीव ही नहीं हुआ है, फर्जी रिसीव्ड दिखाकर क्रेडिट मांग रहा है, तो भी एक ग्राउंड बन जाएगा 86 से अप्लाई करने के लिए। नंबर 4, क्रेडिट available by the registered person in respect of debit note or tax invoice, tax of which has not been paid। जिस इनवॉइस या डेबिट नोट के बेसिस में क्रेडिट लिया जा रहा है उसका टैक्स सरकार को पे ही नहीं हुआ है, एक रीजन ग्राउंड ये हो सकता है। रजिस्टर्ड पर्सन क्लेमिंग क्रेडिट इज फाउंड टू बी नॉन एग्जिस्टेंट और फाउंड नॉट टू बी कंडक्टिंग एनी बिजनेस फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन। जो बंदा क्रेडिट लेने वाला है वो बंदा ही अस्तित्व में नहीं है। अभी उल्टा समझना, पहले वाला था जिससे माल खरीद रहे हो वो अस्तित्व में नहीं है, दोनों पॉइंट अलग अलग है। ये पॉइंट कह रहा है कि जो रजिस्टर्ड पर्सन है जो क्रेडिट ले रहा है वही एग्जिस्टेंस में नहीं है, या जिस जगह से वो बिजनेस दिखा रहा है वो बिजनेस ही नहीं चल रहा वहां से। और क्रेडिट अवेल्ड बाय रजिस्टर्ड पर्सन विदाउट हैविंग एनी इनवॉइस और डेबिट नोट और अदर वैलिड डॉक्यूमेंट फॉर इट, या जिस आधार पे क्रेडिट लिया जा रहा है उसका डॉक्यूमेंट ही उसके पास नहीं है। तो इन्होंने सीबीईसी ने, आईसी ने, जो भी है, इन्होंने बोला कि रूल 86A को अप्लाई करने के लिए रीजन ऑफ बिलीफ होना चाहिए, और रीजन ऑफ बिलीफ के लिए ये ग्राउंड काम आ सकते हैं। तो 5 ग्राउंड इन्होंने दिए हैं, पांचों ग्राउंड आपके सामने इन्होंने शो करा। तो अगेन मैं बोलता हूं क्या है कानून, सुनिए। रूल 86A क्या कहता है? रूल 86A कहता है कि कमिश्नर या उसके द्वारा ऑथोराइज पर्सन
ऑथोराइज ऑफिसर कम से कम असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट का होना चाहिए। अगर उसे लगता है, क्या लगता है, अगर उसे लगता है, एक मिनट, कि जो रजिस्टर्ड पर्सन क्रेडिट ले रहा है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में पड़ा है क्रेडिट, वो क्रेडिट गलत है, फ्रॉड वाला है, तो वो क्रेडिट को यूज करने के लिए मना कर सकता है। ठीक है, ये तो हो गया कानून। अब पर ये सेक्शन अप्लाई करने के लिए एक ही रिक्वायरमेंट है, रीजन ऑफ बिलीफ होना चाहिए ऑफिसर के पास। अब ऑफिसर के पास रीजन ऑफ बिलीफ है, नहीं है, सही है, गलत है, इसके लिए सीबीएसई ने ग्राउंड्स दिए और वो ग्राउंड टोटल मिला के इन्होंने 5 दिए। ये 5 ग्राउंड आपके अमेंडमेंट में इन्होंने डाल रखे हैं। और बेटा ये जो रिटर्न वाले चैप्टर है, इसमें आपको दी गई है लेट फीस, और ऑब्वियसली बेटा ये लेट फीस जो मैंने आपको लेक्चर में पढ़ाई है, रिटर्न वाले लेक्चर में, वो अमेंडमेंट वाली ही पढ़ाई है। तो रिटर्न्स की लेट फीस ऑलरेडी मैं अमेंडमेंट में ही ड्यूरिंग द क्लासेस ही सही वाली पढ़ा चुका हूँ, तो इसलिए उसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये जाकर आपके जीएसटी के नवंबर 22 के सभी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हैं जो कि अभी क्या हो चुके हैं, खत्म। पूरे के पूरे डिस्कशन में एग्जाम में आने लायक क्या है सर, वो मैं आपको कंक्लूड कर देता हूं। एग्जाम में मुझे लगता है इनमें से केवल और केवल एक ही अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट है जो पहले ही आ चुका था, लेट फीस वाला। रिटर्न चैप्टर में जो लेट फीस चेंज हुई है वो अमेंडमेंट काम का है। लेट फीस के बाद और कौन सा अमेंडमेंट काम का है, वो गुड्स जो नए ऐड हुए हैं बेटा, कंपोजिशन स्कीम में ऐड हुए हैं, और वो 40 लाख वाले नंबर में जो नए ऐड हुए हैं, ईठे मीठे, वो वाले गुड्स के नाम याद कर सकते हो आप। अगली चीज, ई इनवॉइसिंग का जो नंबर है 50 करोड़ की जगह 20 करोड़ हुआ है, वो ध्यान रख लीजिए आप, अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट हो सकता है, एमसीक्यू वगैरह में पूछ सकता है। तो नंबर 50 का 20 करोड़ हुआ, ये अमेंडमेंट ध्यान रखिए आप। इसके अलावा जो भी अमेंडमेंट मैंने डिस्कस करे हैं, जैसे रूल 86A थ्योरी था, वो जो भी था, और ऊपर की साइड वो एग्जामिशन वाले चैप्टर में भी कोई ज़्यादा विशेष अमेंडमेंट है नहीं, वो गवर्नमेंट का नाम हटाया तो उसमें कोई 9 के 13 होने नहीं वाले। और वो फर्स्ट अमेंडमेंट उसमें करा था आपके सप्लाई वाले में, बॉडी वो पर्सन ने अपने मेंबर को जो सेवाएं दी, वो बिल्कुल फर्जी अमेंडमेंट एग्जाम में आएगा ही नहीं मेरे ख्याल से। तो मेरे को नहीं लगता कि इस एग्जाम के अंदर डिस्कस किए गए अमेंडमेंट में से कोई ज़्यादा भारी भरकम क्वेश्चन बनेगा। हाँ, एक वो अमेंडमेंट काम का है, आईटीसी का जो 5% वाला कानून है वो एप्लीकेबल नहीं है। अब केवल आप उसी चीज़ का आईटीसी ले पाओगे जो कि केवल सप्लायर ने अपलोड करा है, बस ये आपके सामने की मेन चीज़ है जो कि आप क्या रखेंगे ध्यान। बाकी और मुझे कुछ ऐसा लगता नहीं है कि कुछ और अमेंडमेंट में आ सकता है। चलिए जी, तो बेटा ओवर करते हैं क्लास को।